वेलकम बैक व्यूवर्स। हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें हम लर्न करेंगे कि जे क्यूरी ट्रैवर्सिंग क्या होती है और ट्रैवर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जे क्यूरी में कितने डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। तो ट्रैवर्सिंग को अगर सिंपल वर्ड्स में आप डिफाइन करें तो ट्रैवर्सिंग मींस मूव थ्रू। ठीक है, जो भी आपके पास जे क्यूरी सिलेक्टर है, ठीक है, तो उसके अगर आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो सिलेक्टर का रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप ट्रेवर्सिंग कहते हैं, यानी मूव थ्रो करना एलिमेंट्स के दरमियान। तो जिस तरह आपके पास ये एक फिगर है, ठीक है, लेट्स से कि ये HTML का एक पेज है, कोई भी पेज हो सकता है, आपके पास PHP का भी हो सकता है, CSS का भी हो सकता है। तो ये आपके पास एक पीस ऑफ कोड है, ठीक है। इस पीस ऑफ कोड को जो भी आप वेब पेज में लिखते हैं, अगर आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में उसको ड्रॉ कर दे, ठीक है, तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है इसको डॉम ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी वेब पेज है, उसको जिस टाइप का कोड लिखा हुआ है अगर आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डॉम ट्री बनती है। अब इस ट्री का पर्पस क्या होता है कि आप अप एंड डाउन मूव कर सकें, ठीक है, यानी ट्रेवर्सिंग कर सके। अप एंड डाउन मूव करने का क्या बेनिफिट है कि लेट से आपके पास ये टॉप लेवल पे एक डिव एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके पेरेंट कौन से हैं, उसके चाइल्ड कौन से हैं, उनके सिबलिंग्स कौन से हैं, ठीक है, उन उसके एंसिस्टर्स कौन से हैं, उसके डिसेंडेंट्स कौन से हैं। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास जो है जे क्यूरी ट्रेवर्सिंग आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि आप किसी भी एलिमेंट के पेरेंट्स, चाइल्ड्स या जितने भी मैंने ये अभी लिस्ट किए ये रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकें। तो इस फिगर को अगर हम इसकी डेप्थ में देखें तो ये एक डॉम ट्री है, तो ये आपके पास एक डिव एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट के अगर आप देखें तो इससे एक ही एलिमेंट नीचे ड्रा हो रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो द div एलिमेंट इज द पेरेंट ऑफ यूएन अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड एन ancestor ऑफ एवरीथिंग इनसाइड ऑफ इट, ठीक है। तो div एलिमेंट से आपके पास एक ही एलिमेंट नीचे जो उसकी कह लें उसकी बॉडी में आ रहा है, नेस्टेड हो रहा है, ठीक है। तो ये div एलिमेंट जो है इस एलिमेंट का अनऑर्डर्ड लिस्ट का पेरेंट हो गया। और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो है पेरेंट वो आपके पास div है, ठीक है। तो द अनऑर्डर्ड एलिमेंट इज द पेरेंट ऑफ बोथ Li एलिमेंट्स एंड चाइल्ड ऑफ div, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो इसके दो ये जो आपके पास एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये इसके दो चाइल्ड है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट का पेरेंट देखें तो वो आपके पास div बनता है, ठीक है। उसके बाद है द लेफ्ट Li एलिमेंट इज द पेरेंट ऑफ स्पैन एंड चाइल्ड ऑफ अनऑर्डर्ड एंड डिसेंडेंट ऑफ div एलिमेंट, ठीक है। तो अगर आप इस लिस्ट के ऊपर आ जाए, लिस्ट आइटम के ऊपर आ जाए, तो इस लिस्ट आइटम के दो चाइल्ड्स हैं स्पैन एलिमेंट्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं स्पैन एलिमेंट का जो पेरेंट है, ठीक है, वो आपका लिस्ट आइटम है। और थर्ड जो रिलेशनशिप बनता है इस लिस्ट आइटम का जो सिबलिंग है, ठीक है, वो ये लिस्ट आइटम बनता है। तो सिबलिंग किस चीज को कहा जाता है, वो एलिमेंट्स जिनका पेरेंट सेम हो, ठीक है। तो इस केस में ये दो लिस्ट आइटम है, तो इनका पेरेंट अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। तो ये आपस में दोनों एलिमेंट्स के सिबलिंग्स हैं। तो अब इसके अलावा जो इनके रिलेशनशिप बनते हैं, ये तो मैंने पेरेंट की बात की, चाइल्ड की बात की और सिबलिंग्स की बात की। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एंसेस्टर क्या है और डिसेंडेंट क्या है, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट पे जो है वो अगर आप
यहाँ पे लेट से मैं लिस्ट आइटम के ऊपर हूँ, ठीक है। तो इस लिस्ट आइटम से ऊपर जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, इस केस में अनऑर्डर्ड लिस्ट है, डिव है, तो इनको एंसेस्टर कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं, जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उस एलिमेंट से बिलो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको डिसेंडेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल के केस में लिस्ट आइटम का जो एलिमेंट है, इसके डिसेंडेंट क्या है, ये लेफ्ट स्पैन है डिसेंडेंट, और ये राइट स्पैन है डिसेंडेंट, ठीक है। इसी तरह लिस्ट आइटम का एलिमेंट है, तो इस केस में अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है और डिव आपके पास हो गया, ये इसके एंसेस्टर बन गए, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट है, लेट्स से अब मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट पे इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया है, इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया है, तो ये इससे ऊपर वाला जो एलिमेंट बन रहा है डिव, ये इसका एंसेस्टर है, ठीक है। और इससे बिलो जितने भी एलिमेंट्स अगर कर रहे हैं लेफ्ट या राइट साइड पे, वो इसके डिसेंडेंट है। तो कहता है एन एंसेस्टर इज अ पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट एंड सो ऑन। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं तो उससे अबव जितने एलिमेंट्स होंगे, आप देखिए अगर मैं लिस्ट आइटम पे खड़ा हूं तो इसका जो इमीडिएट पेरेंट बनता है, ठीक है, इसको पेरेंट कहा जाता है। और इसका पेरेंट का पेरेंट जो आपके पास बनता है, जिसको ग्रैंड पेरेंट आप कहते हैं, ठीक है, तो ये किसी भी लेवल तक हो सकता है। और इसी तरह अ डिसेंडेंट इज अ चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड एंड सो ऑन। तो आप जिस भी सिलेक्टर के ऊपर खड़े हुए हैं उस सिलेक्टर से बिलो, ठीक है। तो अब इस लेट से मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के पॉइंट पे हूँ, इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का ये चाइल्ड है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये डायरेक्ट चाइल्ड है, ठीक है, इस चाइल्ड का आगे फर्दर दो ये चाइल्ड्स हैं, तो ये इसके ग्रैंड चाइल्ड हो गए एंड सो ऑन। सिबलिंग्स शेयर द सेम पेरेंट। और थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे लर्न करने का था कि जिन एलिमेंट्स का पेरेंट सेम हो, ठीक है, वो सिबलिंग्स कहलाते हैं। तो इस केस में ये स्पैन है, ठीक है, इस स्पैन और इन स्पैन का पेरेंट एल आई है, तो ये दो आपस में सिबलिंग्स होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊं तो इस एल आई का और लिस्ट आइटम का और इस लिस्ट आइटम एलिमेंट का पेरेंट यू एल है, ठीक है। तो ये भी आपके पास सिबलिंग्स कहलाएंगे आपस में। तो ट्रेवर्सिंग द डॉम, जो डॉम ट्री है इसको आपने ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स करने का मीनिंग है क्या, मूव अप करना है, मूव डाउन करना है, मूव लेफ्ट करना है, मूव राइट करना है। तो कहता है जेक्यूरी प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ मेथड्स दैट अलाउ अस टू ट्रेवर्स द डॉम, ठीक है। तो जेक्यूरी डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड करती है डॉम ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपके पास फर्स्ट जो मेथड आता है एंसेस्टर्स के आते हैं, सेकंड आपके पास डिसेंडेंट्स फाइंड करने के मेथड्स हैं, थर्ड आपके पास सिबलिंग्स फाइंड करने के मेथड्स हैं, और फोर्थ आपके पास फिल्टरिंग के मेथड्स हैं। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। जे क्यूरी एंसेस्टर, with jQuery you can traverse up the DOM tree to find ancestor of an element। तो जो भी आपने करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट रखा हुआ है, जो भी आपका जेक्यूरी सिलेक्टर है, तो उसके आप एंसेस्टर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जेक्यूरी एंसेस्टर मेथड के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी। तो कहता है कि एंसेस्टर में आपके पास जो मेथड्स आते हैं ट्रेवर्सिंग अप द डाउन ट्री, क्योंकि एंसेस्टर हमेशा जो भी आपका करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट होता है उससे अबव वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रेवर्सिंग अप द डाउन ट्री में आपके पास आते हैं थ्री यूजफुल जेक्यूरी मेथड्स फॉर ट्रेवर्सिंग अप द डाउन ट्री आर पेरेंट, पेरेंट्स और पेरेंट्स अनटिल, ठीक है। तो इन तीन जेक्यूरी मेथड्स को यूज करते हुए, ठीक है, आप डॉम ट्री के एंसेस्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, यानी मूव अप आप इन अदर वर्ड्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपके पास जो मेथड आता है जेक्यूरी का, पेरेंट का मेथड आता है। द पेरेंट मेथड रिटर्न्स द डायरेक्ट पेरेंट एलिमेंट ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। जो भी आपका जेक्यूरी सिलेक्टर है, ठीक है, उसका डायरेक्ट पेरेंट, जिसको इमीडिएट पेरेंट भी कहते हैं, वो अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो पेरेंट के मेथड को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं।
This method only traverses a single level up the DOM tree, क्योंकि ये डायरेक्ट पेरेंट बताता है करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट का, तो ये वन लेवल अप तक ही बता सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप। तो इस एग्जांपल में देखते हैं, कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। तो जैसे ही आपके वेब पेज की लोडिंग कंप्लीट हो तो फंक्शन कॉल करो। फंक्शन क्या करे कि स्पैन, इस केस में हमारे पास स्पैन है जे क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है, तो स्पैन एलिमेंट का पेरेंट बता दे। ठीक है, डायरेक्ट पेरेंट बता दे। तो देखते हैं इस एग्जांपल को। इस केस में जरा इसका कोड देख लें, HTML। पहले बॉडी के अंदर आपके पास एक डिव है, उस डिव के अंदर दोबारा उस अच्छा फर्स्ट जो डिव है उसकी क्लास का नेम है एंसेस्टर। सेकंड, इस डिव के अंदर एक नेस्टेड डिव लगी है, उस डिव में इन एंड CSS को यूज करके उसकी विड्थ 500 पिक्सल सेट की गई है। ठीक है, उस डिव के अंदर फिर नेस्ट हुआ हुआ है अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर नेस्ट हुआ हुआ है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर LI लिस्ट आइटम। ठीक है, और उसके अंदर स्पैन का एलिमेंट जो है वो नेस्ट हुआ हुआ है। फिर इसी तरह लिस्ट आइटम क्लोज हुआ, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज हुआ, और div एलिमेंट क्लोज हुआ। ठीक है, सेकंड आपके पास दोबारा एक div है। ठीक है, उसकी भी विड्थ 500 पिक्सल है, उस div के अंदर एक पैराग्राफ है और उसके अंदर नेस्ट हुआ हुआ है पैराग्राफ के अंदर स्पैन का एलिमेंट नेस्ट हुआ हुआ है। फिर पैराग्राफ क्लोज, div क्लोज, और मेन जो div है वो क्लोज हो रही है। अच्छा, मेन डिव कौन सी है? वो ये वाली डिव बनती है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर ये चीज है। इसकी जो आउटपुट आपके पास बन रही है वो ये है, ये फर्स्ट डिव की है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिव जो कि यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही थी, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ तक स्पैन के एलिमेंट तक आ रही थी, तो ये डिव से स्टार्ट हो रही थी, उसके अंदर UL आ रहा था और LI आ रहा था। तो ये डिव थी, UL आ रहा था, LI आ रहा था, और एंड पे आपके पास स्पैन का एलिमेंट नेस्ट होकर आया। इसी तरह इस डिव की आपके पास हायरार्की बनती है, वो ये बनती है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं जरा, जे क्यूरी का जो पेरेंट का मेथड है। तो अब इस पे लर्न करने का पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट वाली डिव में ये स्पैन का एलिमेंट है, तो इस वेब पेज में एक स्पैन का एलिमेंट ये यूज हुआ है और सेकंड यहाँ पे यूज हुआ है। तो कहता है कि वेब पेज में जितने भी स्पैन के एलिमेंट यूज हुए हैं उनका डायरेक्ट पेरेंट बता दो। पेरेंट का मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि डायरेक्ट पेरेंट या इमीडिएट पेरेंट जो है वो ये बताता है। ठीक है, तो इस केस में स्पैन, इस वाले स्पैन का देखें तो LI बनता है इसका डायरेक्ट पेरेंट। और इस एग्जांपल के केस में देखें, इस स्पैन के केस में देखें तो इसका पैराग्राफ जो है वो बनता है, P का जो टैग है, एलिमेंट है, वो इसका डायरेक्ट पेरेंट बनता है। तो कहते हैं स्पैन एलिमेंट के पेरेंट बताओ जो कि डायरेक्ट पेरेंट है। अच्छा, पेरेंट बताने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद, कहता है कि उसके ऊपर CSS अप्लाई कर रहा है, यानी चेनिंग अप्लाई कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, फर्स्ट केस में, इस चेनिंग के एग्जांपल के केस में, स्पैन एलिमेंट के डायरेक्ट पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर रहा है। डायरेक्ट पेरेंट्स आइडेंटिफाई होने के बाद उनके ऊपर CSS का मेथड अप्लाई कर रहा है। इस केस में CSS का मेथड क्या कर रहा है कि इस केस में जो टेक्स्ट का कलर है, ठीक है, जो पेरेंट्स एलिमेंट है जस्ट उनके टेक्स्ट का कलर रेड कर दो, और उनके बॉर्डर जो है उसकी विड्थ कर दो 2 पिक्सल, बॉर्डर का स्टाइल कर दो सॉलिड, और बॉर्डर का कलर स्पेसिफाई कर दो रेड। ठीक है, तो इस केस में ये आइडेंटिफाई होकर आता है। ठीक है, पेरेंट, फर्स्ट स्पैन का LI पेरेंट बनता है। इसी तरह सेकंड आपके पास ये स्पैन है, इसका पेरेंट इधर कोड से अगर हम देखें तो पैराग्राफ बन रहा है, तो ये चीज यहाँ पे भी इसने आइडेंटिफाई की है। तो पैराग्राफ के ऊपर भी इसने ये CSS की जो प्रॉपर्टी थी, जो मेथड था, वो अप्लाई कर दी है। तो बताने का मकसद सिंपल ये है कि पेरेंट के मेथड को यूज करते हुए आपने यहाँ पे जो भी सिलेक्टर स्पेसिफाई किया है, ठीक है, उसका डायरेक्ट पेरेंट, इमीडिएट पेरेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरेंट्स का मेथड। ठीक है, द पेरेंट्स मेथड रिटर्न्स ऑल ancestor एलिमेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट एंड ऑल द वे अप टू द डॉक्यूमेंट रूट एलिमेंट। ठीक है, HTML जो सबसे टॉप पे एलिमेंट आता है। तो कहते हैं जो भी आपका करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट है उससे अबव जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके
पेरेंट्स भी कहलाते हैं। पेरेंट हो गया, ग्रैंड पेरेंट हो गया, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हो गया, या इन अदर वर्ड्स उनको इंसिस्टर भी कहा जाता है। तो उसको अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट्स के पेरेंट्स, ठीक है, जितने भी पॉसिबल पेरेंट्स बनते हैं या इंसिस्टर बनते हैं, तो इनको यूज करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे पेरेंट्स का मेथड आप स्पैन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो देखें इस केस में, इस कोड के केस में, ये सारा कोड वही है जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया प्रीवियस एग्जांपल के केस में। तो अब मेरा फोकस जस्ट जे क्यूरी मेथड के ऊपर होगा। तो स्पैन एलिमेंट के तमाम पेरेंट्स बताओ, या इन अदर वर्ड स्पैन एलिमेंट के एंसिस्टर बताओ, ठीक है, वेब पेज में जितने भी स्पैन एलिमेंट यूज हुए। तो फर्स्ट केस में आपके पास ये स्पैन एलिमेंट है, तो इससे अबव जो है जितने भी एलिमेंट्स है वो इसके एंसेस्टर भी कहलाते हैं, वो उसके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट एंड सो ऑन। ठीक है, टिल डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट का जो स्टार्ट होता है वो HTML का टैग होता है, तो उस लेवल तक ये बताएंगे। तो बॉडी भी शामिल होती है। तो इस केस में स्पैन है, तो स्पैन का पेरेंट आपके पास LI बनता है, ठीक है, उसके बाद उसका ग्रैंड पेरेंट UL बनता है स्पैन का, और उसके बाद ग्रेट ग्रैंड पेरेंट आपका डिव बनता है, और उसके बाद उससे भी above जो आपके पास पेरेंट बनता है वो आपका बॉडी बनता है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स ये स्पैन एलिमेंट है, तो इससे above जितने भी इसके एलिमेंट्स अकर कर रहे हैं उनको एंसिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो पेरेंट्स के जो जे क्यूरी का मेथड है इसको यूज करते हुए आप क्या कर रहे हैं कि किसी भी सिलेक्टर के तमाम जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, या इंसिस्टर्स है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनके ऊपर CSS की सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा है जो कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने डिस्कस की थी। टेक्स्ट का कलर रेड कर दो, और बॉर्डर की विड्थ 2 पिक्सल कर दो, और बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड कर दो, और बॉर्डर का कलर रेड कर दो। तो फर्स्ट पेरेंट के मेथड को यूज करते हुए आप डायरेक्ट पेरेंट फाइंड आउट कर रहे थे, और पेरेंट्स के मेथड को यूज करते हुए आप किसी भी करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट के ऑल पॉसिबल जो पेरेंट्स बनते हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड आपके पास आता है पेरेंट्स। पेरेंट्स के केस में आप कहते हैं स्पैन एलिमेंट है, उसके पेरेंट्स बताओ, लेकिन कौन सा पेरेंट बताओ, जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, यू कैन आल्सो यूज एन ऑप्शनल पैरामीटर टू फिल्टर द सर्च फॉर एंसिस्टर। ठीक है, तो कहते हैं स्पैन एलिमेंट का पेरेंट्स बताओ, कौन सा पेरेंट बताओ, यहाँ पे आपने क्राइटेरिया बता दिया कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इस एग्जांपल के कोड में आए, अब यहाँ पे देखें स्पैन एलिमेंट का पेरेंट्स बताओ। ठीक है, अगर आप इस एलिमेंट को इग्नोर करते तो ये क्या करता है, स्पैन एलिमेंट के तमाम पेरेंट्स बताएगा, आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन इस केस में हमने इसको इनपुट पे एक पैरामीटर पास कर दिया पेरेंट्स के मेथड को। तो ये क्या कर रहा है, ये कहता है कि स्पैन एलिमेंट का अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला पेरेंट बताओ जस्ट। ठीक है, तो इस केस में स्पैन एलिमेंट है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट इसका ये बनता है। ठीक है, इसका बाकी एलिमेंट से कोई कंसर्न नहीं है, बाकी पेरेंट से कोई कंसर्न नहीं है। तो जस्ट स्पैन एलिमेंट का अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला पेरेंट आइडेंटिफाई करो। ठीक है, और आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो। तो इस केस में इसकी आउटपुट ये बनती है। नेक्स्ट आपके पास जो इसमें सिस्टम में आता है पेरेंट्स अनटिल का मेथड आता है। द पेरेंट्स अनटिल मेथड रिटर्न्स ऑल इंसिस्टर एलिमेंट्स बिटवीन टू गिवन आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो कहता है कि आप इसको कोई भी करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट बताएं, इस पॉइंट से लेकर ये जो पॉइंट इसके पेरेंट्स अनटिल के मेथड में सप्लाई करेंगे, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितने भी पेरेंट्स उनके अकर करेंगे, पेरेंट्स अनटिल का मेथड ये इतने लेवल के पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के दरमियान। तो इस एग्जांपल को भी देख लें। इस केस में, इस एग्जांपल में एक स्पैन एलिमेंट है करंटली जो हमारा सिलेक्टर है यहाँ पे, और पेरेंट्स उसने बताना है कि स्पैन से लेकर डिव के एलिमेंट तक जितने भी उसके पेरेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस एग्जांपल में देख लें, ये स्पैन एलिमेंट आपका आता है,
और ये div एलिमेंट आता है। तो इसके दरमियान आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट और एल आई, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पेरेंट्स बनते हैं, ये मेथड पेरेंट्स अनटिल का ये बताएगा। ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट और एल आई, ये दो पेरेंट्स इस एग्जांपल के केस में बनते हैं, तो उनके ऊपर ये सी एस एस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा है। तो पेरेंट्स अनटिल के मेथड का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि इसको दो पॉइंट्स आप बता दें, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान जितने भी उनके करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट के पेरेंट्स बनते हैं वो आइडेंटिफाई कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जे क्यूरी डिसेंडेंट। ठीक है। तो जो भी आपका करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट है उससे आप डाउन अगर आप मूव कर रहे हैं, जो कि नेस्टेड एलिमेंट भी कहलाते हैं कोड के। ठीक है। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट के डिसेंडेंट्स कहलाते हैं। विद जे क्यूरी यू कैन ट्रेवर्स डाउन द डाउन ट्री टू फाइंड डिसेंडेंट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। अ डिसेंडेंट इज अ चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड एंड सो ऑन। तो जो भी करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट है उससे डाउन जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर नेस्टेड जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके डिसेंडेंट कहलाते हैं। कहते हैं ट्रिवर्सिंग डाउन द डॉम ट्री। ठीक है। ट्रिवर्सिंग अप द डॉम ट्री हमारे पास क्या कहलाता था, एंसेस्टर। और ट्रिवर्सिंग डाउन द डॉम ट्री, तो ये आपके पास डिसेंडेंट कहलाता है। तो कहते हैं ट्रिवर्सिंग डाउन द डॉम ट्री, इस पॉइंट ऑफ व्यू से टू यूजफुल जे क्यूरी मेथड्स फॉर ट्रिवर्सिंग डाउन द डॉम ट्री आर चिल्ड्रन एंड फाइंड। ठीक है। तो जे क्यूरी दो मेथड्स प्रोवाइड करती है रिवर्सिंग डाउन द डाउन ट्री। ठीक है। तो कहता है चिल्ड्रन का जो मेथड है इसकी क्या फंक्शनैलिटी है। द चिल्ड्रन मेथड रिटर्न्स आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। तो जो भी आपका करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट है उसके डायरेक्ट चाइल्ड अगर आपने फाइंड आउट करने हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, तो इस केस में आप चिल्ड्रन का मेथड चूज करते हैं। दिस मेथड ओनली ट्रिवर्सेस अ सिंगल लेवल डाउन द डाउन ट्री। ठीक है। तो जो भी आपका करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट है उसका ये डायरेक्ट चाइल्ड बताएगा। ठीक है। तो इस एग्जांपल को देख लें। कहता है डिव करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट, इस केस में हमारे पास डिव है, तो कहते हैं डिव एलिमेंट के ऊपर आप चिल्ड्रन का मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो डिव एलिमेंट के जो डायरेक्ट चाइल्ड है, ठीक है, ये उनको आइडेंटिफाई कर देगा, उनको हाईलाइट कर देगा। तो इस एग्जांपल को देखें। तो इस एग्जांपल में देखें हमारे पास इसकी बॉडी में एग्जैक्ट वही कोड है जो अभी हम प्रीवियसली डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इस केस में देखें डिव एलिमेंट का चिल्ड्रन आइडेंटिफाई करो। ठीक है। तो इस केस में आपका ये डिव है फर्स्ट, तो इसका चिल्ड्रन डायरेक्ट जो चाइल्ड बनता है, नेस्टेड जो चाइल्ड बनता है वो पैराग्राफ है। ठीक है। तो इसने उसको आइडेंटिफाई कर दिया। इसी तरह नीचे दोबारा डिव यूज हुआ है, सेकंड डिव था। इस केस में ये फर्स्ट डिव था। ठीक है। तो इसका ये डायरेक्ट चाइल्ड बन रहा था, इसमें नेस्टेड सेम लेवल पे दो एलिमेंट्स आ रहे थे, तो एक ये पैराग्राफ आ रहा था और एक ये पैराग्राफ आ रहा था। ठीक है। तो इसके सेम लेवल पे डिव के नेस्टेड लेवल पे, तो ये दो इसके डायरेक्ट चाइल्ड बन जाते हैं। तो ये इसने आइडेंटिफाई किया। इस केस में चिल्ड्रन के मेथड ने डिव एलिमेंट के डायरेक्ट चाइल्ड को आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके ऊपर ये सी एस एस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ठीक है। जिसमें टेक्स्ट का कलर रेड और बाकी बॉर्डर की थिकनेस 2 पिक्सल, बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड और बॉर्डर का कलर रेड वो सेट कर रहे हैं। यू कैन आल्सो यूज एन ऑप्शनल पैरामीटर टू फिल्टर द सर्च फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। तो कहते हैं इस केस में आप एक पैरामीटर साथ सप्लाई करके आप कोई पर्टिकुलर चिल्ड्रन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सारे चिल्ड्रन आइडेंटिफाई करने के बजाय। तो कहते हैं इस एग्जांपल के केस में कहता है कि वेब पेज के अंदर जो हम जितने भी डिव एलिमेंट यूज हुए हैं, ठीक है, तो करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट हमारा डिव है, तो उनके चिल्ड्रन बताओ। ठीक है। उनके डायरेक्ट चाइल्ड बताओ, लेकिन आप साथ उसको पैरामीटर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि सब डायरेक्ट चिल्ड्रन ना बताओ, जस्ट वो डायरेक्ट चिल्ड्रन बताओ जिनमें पैराग्राफ है। ठीक है। और उनकी पैराग्राफ की क्लास का नेम फर्स्ट हो। ठीक है। तो इस केस में देखें।
ये इसका HTML कोड है। ठीक है, तो ये div है। ठीक है, इस केस में ये एक पैराग्राफ इसके अंदर और एक ये पैराग्राफ है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला दो डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं, लेकिन इस केस में कहता है कि फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है इसकी क्लास का नेम फर्स्ट है, और सेकंड जो डायरेक्ट चाइल्ड है उसकी क्लास का नेम सेकंड है। ठीक है, तो अभी हमने इस एग्जांपल में क्या है कि div एलिमेंट के वो वाले चिल्ड्रन बताओ जिनमें पैराग्राफ हो और पैराग्राफ की क्लास का नेम फर्स्ट हो। ठीक है, तो इस केस में ये दो पी थे, लेकिन इस पी का जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसकी क्लास का नेम फर्स्ट है, तो इसने वो वाला चाइल्ड आइडेंटिफाई किया। अच्छा, आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर चेनिंग के कंसेप्ट को यूज करते हुए आपने CSS की मेथड अप्लाई किया, जिसने टेक्स्ट का कलर रेड और बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की जो थिकनेस है 2 पिक्सल कर दी, बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड कर दिया और उसका कलर रेड कर दिया। तो इस केस में इसने जस्ट ये वाला चिल्ड्रन जो है वो आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो आप इस पैरामीटर को यूज करते हुए आप कोई पर्टिकुलर चिल्ड्रन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फाइंड का मेथड आता है डिसेंडेंट में। द फाइंड मेथड रिटर्न्स डिसेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट है उसके डिसेंडेंट बताएगा। ठीक है, ऑल द वे डाउन टू द लास्ट डिसेंडेंट। ठीक है, तो कहता है डिव एलिमेंट के ऊपर आप फाइंड का मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है डिव एलिमेंट से लेकर डिव एलिमेंट के जो है वो डिसेंडेंट बताओ। ठीक है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में जरा देखें कि div एलिमेंट करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट हमारा div है। div एलिमेंट के ऊपर आप फाइंड का मेथड अप्लाई कर रहे हैं, और वो फाइंड का मेथड कब तक अप्लाई हो रहा है? स्पैन तक। ठीक है, तो इस केस में आप देखें जरा, इसका HTML देख लें। इस केस में आपके पास ये एक पैराग्राफ था, उसकी सॉरी ये एक डिव एलिमेंट था, उसके अंदर नेस्ट हुआ हुआ है पैराग्राफ, फिर यहाँ पे भी पैराग्राफ नेस्ट हुआ हुआ है और उसके बाद स्पैन है। ठीक है, तो इस केस में कहता है कि डिव एलिमेंट के ऊपर आप फाइंड का मेथड अप्लाई करें। ठीक है, फाइंड का मेथड क्या है? उसके डिसेंडेंट बता रहा है, लेकिन कौन से वाले डिसेंडेंट बता रहा है? जिनका एलिमेंट का नेम स्पैन है। ठीक है, तो इस केस में ये दो बनते हैं। ठीक है, ये डिव एलिमेंट है। अब डिव एलिमेंट का डिसेंडेंट जो है, चाइल्ड जिन्हें आप कह लें, पैराग्राफ भी है स्पैन भी है, लेकिन यहाँ पे आपने इसको क्राइटेरिया फाइंड के मेथड को सप्लाई करके, पैरामीटर सप्लाई करके रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि डिव एलिमेंट का वो वाले डिसेंडेंट बताओ जिनका एलिमेंट का नेम स्पैन है। तो इसने इनको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर CSS अप्लाई कर दिया। और इस केस में आपके पास है कि डिव एलिमेंट के तमाम चाइल्ड्स को बताओ। ठीक है, तो स्टैटिक का जो साइन है ये बता रहा है कि जो करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट है उस पॉइंट से लेकर डाउन तक जितने भी लेवल के चाइल्ड बनते हैं, डिसेंडेंट बनते हैं, उनको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो इस केस में ये डिव है तो ये उसके सभी आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है jQuery सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स के मेथड को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट है उसके सिबलिंग्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि विद jQuery यू कैन ट्रिवर्स साइडवेज इन द डॉम ट्री टू फाइंड द सिबलिंग्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सिबलिंग्स शेयर द सेम पेरेंट। तो आपके कोड में जिन एलिमेंट्स का सेम पेरेंट है, ठीक है, तो वो अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो उन सिबलिंग्स को आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो आप jQuery ट्रेवर्सिंग के अंदर सिबलिंग्स के मेथड अप्लाई करेंगे। तो ट्रेवर्सिंग साइडवेज इन द डॉम ट्री, तो यहाँ पे लर्न करने का पॉइंट ये है कि ट्रेवर्सिंग अप द डॉम ट्री के केस में जो आपके पास चीज आती थी उनको एंसेस्टर्स कहा जाता था। ठीक है, ट्रिवर्सिंग डाउन द डॉम ट्री के केस में आपके पास उनको डिसेंडेंट कहा जाता था एलिमेंट्स को। ठीक है, अब थर्ड वाला केस है कि ट्रिवर्सिंग साइडवेज, ठीक है, लेफ्ट या राइट साइड आपके पास बनती है, तो ट्रिवर्सिंग साइडवेज इन द डॉम ट्री। ठीक है, तो इस केस में इन चीज को आपको सिबलिंग्स कहते हैं। देयर आर मैनी यूजफुल jQuery मेथड्स फॉर ट्रिवर्सिंग
साइड वेज इन द टॉम ट्री। तो आपके पास सिबलिंग का मेथड भी है, नेक्स्ट का भी है, नेक्स्ट ऑल का भी है, और नेक्स्ट अनटिल का। ठीक है। इसी तरह जो आपके पास करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट है उसके ऊपर आप प्रीवियस का मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रीवियस ऑल का भी, और प्रीवियस अनटिल का मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें इन मेथड्स को। jQuery sibling method. The siblings method returns all sibling elements of the selected element. तो जो भी आपका jQuery selector है, ठीक है, उसके अगर आपने siblings आइडेंटिफाई करने, all siblings आइडेंटिफाई करने हैं, तो आप उसके ऊपर siblings का मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है। इस केस में कहता है कि H2 है आपके करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट, तो H2 के सिबलिंग्स बताओ। ठीक है। तो इस एग्जांपल को देखें। अब ये आपके इस कोड में बल्कि पहले हम HTML कोड में उसके चले जाते हैं बॉडी के अंदर। तो H2 है। ठीक है। तो H2 के सिबलिंग्स जो आपके पास हेडिंग 2 है। ठीक है। तो H3 बनता है। ठीक है। और P बनता है। ठीक है। तो इससे पहले अगर हम देखें तो आपके पास पैराग्राफ बनता है और स्पैन बनता है। ठीक है। तो इसको यूज करते हुए, सिंपल जो सिबलिंग्स का मेथड है इसको यूज करते हुए, आप उसके जो डायरेक्ट सिबलिंग्स हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट भी इस केस में आ जाते हैं। ठीक है। तो उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस केस में देखें जरा, यू कैन आल्सो यूज एन ऑप्शनल पैरामीटर टू फिल्टर द सर्च फॉर सिबलिंग्स। तो इस केस में तमाम सिबलिंग्स बता रहा है H2 के। ठीक है। इस केस में कह रहा है कि H2 के वो वाले सिबलिंग्स बताओ जो कि पैराग्राफ है। ठीक है। जस्ट वो सिबलिंग्स बताओ, उनको आइडेंटिफाई करो। तो इस केस में ये देख लें, तो ये H2 है। ठीक है। तो इसके सिबलिंग्स में आपके पास एक पैराग्राफ अप आ रहा है, एक पैराग्राफ डाउन आ रहा है, तो ये दो जस्ट आइडेंटिफाई किए हैं। सिंपल सिबलिंग का मेथड जो आप अप्लाई कर रहे थे जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे, ठीक है, उस केस में उस एलिमेंट जो भी करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट है उसके तमाम सिबलिंग्स को बता रहा है। लेकिन इस केस में ऑप्शनल पैरामीटर पास करके आपने सिबलिंग्स तो आइडेंटिफाई किए, लेकिन वो वाले सिबलिंग्स फिल्टर आउट कर रहे हैं जो कि पैराग्राफ है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें मेथड jQuery नेक्स्ट मेथड। तो H2 जो हमारा सिलेक्टर है उसका नेक्स्ट जो इमीडिएट नेक्स्ट सिबलिंग है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करो। तो इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। तो हमारे पास H2 ये है। तो H2 से पहले अगर हम देखें तो उसका इमीडिएट प्रीवियस भी थे और उसके बाद वाले भी थे, लेकिन हम नेक्स्ट का मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो H2 का इमीडिएट जो नेक्स्ट सिबलिंग बनेगा, ठीक है, तो H2 के उसका इमीडिएट नेक्स्ट सिबलिंग H3 बनता है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देगा। तो इस केस में हम उसके ऊपर चेनिंग के कंसेप्ट को यूज करते हुए CSS की प्रॉपर्टीज उसकी मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट ऑल। ठीक है। तो जो भी करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट है उसके नेक्स्ट आने वाले जो, ठीक है, जितने भी सिबलिंग्स बनते हैं, नेक्स्ट ऑल का मेथड जो है उनको आइडेंटिफाई कर देगा। तो H2 है। ठीक है। यहाँ पे भी देख लें, H2 है। तो H2 के नेक्स्ट आने वाले जो सिबलिंग्स बनते हैं H3 और P बनते हैं। ठीक है। तो उनको ये आइडेंटिफाई कर रहा है। और लास्ट इसमें आता है jQuery नेक्स्ट अनटिल का मेथड। ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान H2 से लेकर H6 तक जितने भी सिबलिंग्स बनते हैं उनको आइडेंटिफाई कर दो। तो इस केस में देखें, H2 उसका स्टार्टिंग पॉइंट था करंटली जो हमारा सिलेक्टर था, और H6, तो इसके दरमियान जो इसके आने वाले सिबलिंग बनते हैं H3, H4 एंड H5 है। तो नेक्स्ट अनटिल का जो मेथड है इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितने भी सिबलिंग्स बनेंगे उनको आइडेंटिफाई कर देगा। तो इस केस में आइडेंटिफाई करके उसके CSS की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मॉडिफाई किया जा रहा है।
तो कहते हैं सेम आपके पास प्रीवियस का मेथड है। तो प्रीवियस का मेथड क्या करेगा, जो करंटली सिलेक्टेड आपका जेक्यूरी सिलेक्टर है उसका प्रीवियस इमीडिएट जो चाइल्ड बनता है उसको आइडेंटिफाई करेगा। प्रीवियस ऑल का जो मेथड होगा वो उसके करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट के प्रीवियस ऑल चाइल्ड बताएगा। ठीक है। और प्रीवियस अनटिल का जो मेथड होगा ये दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, जो प्रीवियस दो पॉइंट्स आप स्पेसिफाई करेंगे, एक हो गया सिलेक्टर और दूसरा हो गया अनटिल के मेथड में जो सप्लाई करेंगे। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितने भी सिलेक्टर बनते हैं, ठीक है, उसके सिबलिंग्स बनते हैं, उनको ये आइडेंटिफाई कर देगा। लास्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है जे क्यूरी फिल्टरिंग। ठीक है। तो द फर्स्ट, लास्ट, EQ, फिल्टर एंड नॉट मेथड्स। तो जे क्यूरी के इन मेथड्स को यूज करते हुए आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्सिंग के कंसेप्ट में। तो फिल्टरिंग इसके नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप किसी क्राइटेरिया की बेस पे ट्रेवर्सिंग के मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो कहते हैं द मोस्ट बेसिक फिल्टरिंग मेथड्स आर फर्स्ट, लास्ट एंड EQ. EQ stand for equal, which allow you to select a specific element based on its position in a group of elements. तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, उनमें उनके ऊपर आप फर्स्ट का मेथड आप अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फिल्टर करके बता देगा, उनका लास्ट एलिमेंट फिल्टर करके बता देगा, और इक्वल क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है। अदर फिल्टरिंग मेथड्स लाइक फिल्टर एंड नॉट allow you to select elements that match or do not match a certain criteria। ठीक है। तो इस केस में ये मैच की बेस पे जो भी आप क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा, और नॉट का मेथड ये होगा कि जो क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे, फुलफिल नहीं कर रहे, उनको आइडेंटिफाई करो। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। jQuery first method. The first method returns the first element of the specified element। ठीक है। तो इस केस में कहता है जो div है, करंटली सिलेक्टेड एलिमेंट हमारा इस एग्जांपल में div है, तो वेब पेज में जितने भी div एलिमेंट्स यूज हुए हैं, ठीक है, उनकी जो फर्स्ट div है वो उसको आइडेंटिफाई करो, क्योंकि फर्स्ट का मेथड है। ठीक है। तो इस केस में आप देखें कि आपके वेब पेज में एक डिव ये यूज हुई है, एक डिव ये यूज हुई है, ठीक है, और थर्ड डिव ये है। तो इस वेब पेज में तीन डिव्स यूज हुई हैं, लेकिन कहता है कि डिव डॉट फर्स्ट, तो आपके वेब पेज में जो फर्स्ट डिव यूज हुई है उसको आइडेंटिफाई करो। तो कहते हैं उसको आइडेंटिफाई करके CSS चेनिंग के कंसेप्ट को यूज करते हुए बैकग्राउंड कलर उसका येलो कर दो। ठीक है। तो ये फर्स्ट डिव, फर्स्ट का मेथड जो है फर्स्ट डिव आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि हमारा सिलेक्टेड डिव था। ठीक है। अगर पैराग्राफ होता तो पैराग्राफ के ऊपर आप फर्स्ट का मेथड अप्लाई करते तो आपके वेब पेज में जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसको ये आइडेंटिफाई कर देता। इसी तरह आपके पास लास्ट का मेथड आता है। तो लास्ट का मेथड क्या है कि आपके वेब पेज में जो लास्ट वाली डिव है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है। इस एग्जांपल में डिव है तो पैराग्राफ लेट से होता, तो वो पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करता। तो कहते हैं लास्ट डिव को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका CSS का बैकग्राउंड कलर उसका येलो कर दो, तो वो आपके पास ये बनती है इसकी आउटपुट। उसके बाद आपके पास आता है jQuery EQ मेथड। द EQ मेथड रिटर्न्स एन एलिमेंट with the specific index number of the selected element. The index number start at 0, so the first element will have the index number 0 and not the 1. The following example selects the second P element index number 1। ठीक है। तो आप देखें, कहता है कि वेब पेज में जो है वो जितने भी पैराग्राफ यूज हुए हैं, ठीक है, तो उन पैराग्राफ में कौन सा पैराग्राफ सिलेक्ट करो, ठीक है, जिसका इंडेक्स नंबर है वो 1। ठीक है। तो मैंने भी ऊपर बात की कि जो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास आएगा, लेट से आपके वेब पेज में 5 पैराग्राफ्स यूज हुए हैं, तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, सेकंड पैराग्राफ का उसका इंडेक्स नंबर 1 होगा, थर्ड पैराग्राफ का इंडेक्स नंबर 2 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस एग्जांपल में कहता है कि वेब पेज में जितने भी पैराग्राफ यूज हुए हैं उनमें से वो वाला पैराग्राफ सिलेक्ट करो जिसका इंडेक्स नंबर 1 है, उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है। तो वो सेकंड पैराग्राफ बनता है। तो इस केस में देख लें, इस वेब पेज में बॉडी के अंदर फर्स्ट आपके पास H1 हेडिंग है,
उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और फोर्थ है। तो इस पैराग्राफ का इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे जो आपके पास पैराग्राफ बनता है वो ये डोनाल्ड डक है, इसका इंडेक्स नंबर 1 है। तो कहता है उसको सिलेक्ट करो, उसको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद इस एग्जांपल में उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर रहा है। ठीक है। तो इक्वल के मेथड को यूज करते हुए आप जो उसको क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, उस क्राइटेरिया की बेस पे आपके सिलेक्टर को आइडेंटिफाई करेगा। और इसमें हमारे पास फिल्टर का मेथड आता है। द फिल्टर मेथड लेट्स यू स्पेसिफाई अ क्राइटेरिया, यानी जो भी क्राइटेरिया आप इसको स्पेसिफाई करेंगे उस क्राइटेरिया की बेस पे एलिमेंट्स को ये फिल्टर करेगा। एलिमेंट्स दैट डू नॉट मैच द क्राइटेरिया आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेक्शन। जो उस क्राइटेरिया को एलिमेंट फुलफिल नहीं करे वो फिल्टर का मेथड उनको इग्नोर कर देगा। And those that match will be returned. The following example returns all p elements with class name intro। तो कहता है फिल्टर का मेथड है, कहता है कि वेब पेज के अंदर पैराग्राफ है, जितने भी पैराग्राफ है, ठीक है, उन तमाम पैराग्राफ में से फिल्टर करो। उनके ऊपर फिल्टर का मेथड अप्लाई कर रहा है। तो कहते हैं वेब पेज में जितने भी पैराग्राफ हैं उनमें से जस्ट वो वाले पैराग्राफ सिलेक्ट करो जिनकी क्लास का नेम इंट्रो है। ठीक है। तो इस केस में क्राइटेरिया क्या था कि जिन पैराग्राफ की क्लास का नेम इंट्रो है, ठीक है, उनको सिलेक्ट करो। तो इस एग्जांपल में देख लें तो 4 पैराग्राफ्स थे। तो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ की क्लास का नेम इंट्रो था, लेकिन सेकंड फर्स्ट और फोर्थ पैराग्राफ था, इनकी क्लास का नेम इंट्रो नहीं था, इनकी क्लास का नेम डिफाइन ही नहीं किया गया था। ठीक है। तो इस केस में सेकंड और थर्ड पैराग्राफ को इसने आइडेंटिफाई किया फिल्टर के मेथड ने इस क्राइटेरिया की बेस पे। और फिल्टर करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर की, ठीक है, उसके वो अप्लाई करके उनकी सीएसएस को मॉडिफाई कर रहा है। और लास्ट आपके पास jQuery नॉट का मेथड आता है। द नॉट मेथड रिटर्न्स ऑल एलिमेंट्स दैट डू नॉट मैच द क्राइटेरिया। तो फिल्टर का मेथड क्या था कि उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहा था जो क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। ठीक है। तो नॉट का मेथड क्या है, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा जो क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे। तो सेम एग्जांपल है, वेब पेज में उन तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करो, उन तमाम वेब पेज में जितने भी पैराग्राफ हैं, ठीक है, उनमें उनके ऊपर नॉट का मेथड अप्लाई कर रहा है। और नॉट का मेथड कह रहा है कि जिनकी क्लास का नेम इंट्रो नहीं है उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करो वेब पेज में जितने भी पैराग्राफ्स यूज हुए हैं। तो इस एग्जांपल के केस में फर्स्ट आपका पैराग्राफ था और लास्ट पैराग्राफ था, ठीक है, उनकी क्लास का नेम इंट्रो नहीं था। ठीक है। तो इसने वो आइडेंटिफाई कर लिए। तो यही था हमारा jQuery ट्रेवर्सिंग जो मेथड इसमें हमने डिस्कस किए और देखा कि ट्रेवर्सिंग होती क्या है और ट्रेवर्स करने के लिए jQuery डिफरेंट कितने डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड करती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।